A very warm welcome to all the very smart students watching out this video. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट को समझने वाले हैं, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसर्च। ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें थ्योरी का डायरेक्टली 5 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ये ट्रू एंड फॉल्स में भी इस पे सवाल आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से आज हम कवर करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके एकेडमिक्स के बाहर जब आप रियल लाइफ में जाते हो, कहीं जॉब करते हो या खुद का बिजनेस करते हो या प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पे भी ये कंसेप्ट आपको काफ़ी यूजफुल आने वाला है, काफ़ी यूज में आने वाला है। तो आओ चलो स्टार्ट करते कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो हमें ये देखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिट या रेवेन्यू रिसिट क्या है। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक एक्टिविटी है। अगर किसी भी एक्टिविटी की वजह से कोई रिसीट हो रही है या किसी भी एक्टिविटी की वजह से कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसे हम कैपिटल भी कह सकते हैं, रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किसी भी खर्चे को हम कैपिटल कब कहेंगे और उसी खर्च किसी भी खर्चे को हम रेवेन्यू कब कहेंगे। ठीक उसी तरह किसी भी रिसिट को हम कैपिटल रिसिट कब मानेंगे और उसे हम रेवेन्यू रिसिट कब मानेंगे। तो सबसे पहली बात, हमें एक्सपेंडिचर मतलब पता है क्या? यस सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था बेसिक्स वाले टॉपिक्स में। एक्सपेंडिचर मतलब जहां हमारा खर्चा हो रहा है साहब, एक्सपेंडिचर आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, रोकड़ा बाहर जा रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो उस खर्चे को दो कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है, कैपिटल खर्चा और एक रेवेन्यू खर्चा। ओके, सेकेंडली हमें रिसिट्स का मतलब पता है क्या? यस, रिसिट्स मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, आवक, असेट आ रही है हमारे पास, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसिट्स, उसे हम कहते हैं रिसिट्स। ठीक है, अच्छा अब जरा ये बताना सोच के, क्या सारी रिसिट्स हमारी इनकम होती है क्या? और रिसिट्स हमारी इनकम होती है क्या? सारी रिसिट्स को क्या हम हमारी इनकम मानेंगे क्या? हमने सेल्स किया, हमें रिसिट हुई, सेल्स का कंसिडरेशन मिला, पैसा मिला, तो ये क्या हमारी इनकम है क्या? यस सर। हमने कोचिंग क्लासेस ली, ट्यूशन पढ़ाया, तो आपसे हमने फीस ली, तो ये क्या हमारी इनकम है क्या? ये एक रिसिट तो है, पैसा आ रहा है, तो लेकिन ये क्या हमारी इनकम भी है क्या? यस ऑब्वियसली। अब मान लो हमने किसी बैंक से लोन लिया, तो हमें रिसिट हो रहा है, लेकिन ये हमारी इनकम है क्या? हमने बैंक से लोन लिया तो ये रिसिट तो हो रहा है, लेकिन क्या ये हमारी इनकम है क्या? नहीं, ये तो लायबिलिटी है ना, ये तो लायबिलिटी है, रिसीट है लेकिन इनकम नहीं है। तो पहले कुछ की पॉइंट्स लिख लेंगे। ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम। ठीक है, ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम। जो भी पैसा अंदर आ रहा है, जो भी इनफ्लो हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी इनकम ही होगी, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी इनकम ही होगी। इसका एग्जाम्पल लिख लेना है बैंक लोन, इसका एग्जाम्पल लिख लेना है बैंक लोन। ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। पहली बात तो ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसे हम दो बातों में डिवाइड करने वाले हैं। एक होने वाला है कैपिटल और एक होने वाला है रेवेन्यू। ठीक है, एक होने वाला है कैपिटल एंड एक होने वाला है रेवेन्यू। ठीक है, अब
वन बाय वन देखेंगे। पहले देखते कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक्सपेंडिचर का मतलब तो पता है कि खर्चा होने वाला है, हमारे पॉकेट से पैसा बाहर जाने वाला है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन सर उसे हम कैपिटल कब कहेंगे और रेवेन्यू कब कहेंगे, ये ध्यान में देने वाली बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई भी खर्चा हो रहा है, ऐसा कोई खर्चा हो रहा है जिसके वजह से हमारे बुक्स में फिक्स असेट्स क्रिएट हो रही है, एनी एक्सपेंडिचर ड्यू टू विच हमारे बुक में फिक्स असेट्स क्रिएट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या ऐसा कोई खर्चा हो रहा है जिसके वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा कोई खर्चा हो रहा है जिसके वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। या थर्ड पॉइंट, ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, इस साल तो मिलेगा ही, इसके अलावा आने वाले कई सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो ऐसे खर्चों को भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने क्या कहा, ऐसा कोई खर्चा जिसके वजह से फिक्स असेट क्रिएट हो रही है, फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इट वुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। या ऐसा खर्चा जिसके वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो भी हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। या फिर ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे भी हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। ऐसा कोई खर्चा जिसके वजह से हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होने वाला है, उसे हम कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लिख लेंगे एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर on fixed assets, any expenditure on fixed assets which increases its earning capacity, its earning capacity, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चा लोग इसका एग्जाम्पल क्या आ सकता है, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे हम, परचेज ऑफ फिक्स असेट, है ना। तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जरा इसके विपरीत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है, एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी का ये मतलब भी हुआ कि ऐसा कोई खर्चा जिसके वजह से कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही, कोई फिक्स असेट क्रिएट नहीं हो रही है, उसे भी हम रेवेन्यू कहेंगे, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में ही मिलने वाला है, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर which provides benefits
ओनली फॉर करंट ईयर, ओनली फॉर करंट ईयर, हाँ ओनली फॉर करंट ईयर। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जिनसे हमने स्टॉक खरीदा था, तो परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट पेड। तो ये सारी चीज़ें क्या है सर? ये सारी चीज़ें हमारे खर्चे तो है, लेकिन इसका बेनिफिट कब हुआ है हमें? सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में, ओनली इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसीलिए हमने इसे कहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डरने की बात नहीं है, आगे हम डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट्स भी देखेंगे पूरे कि कैपिटल में क्या है और रेवेन्यू में क्या है। तो आपको बस अभी समझना है, ये सारी बातें आपके नोट्स में बहुत अच्छी तरह से प्रिंटेड है। इसे अभी एक फ्लो चार्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, आपको सिर्फ अभी कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, आप कंसेप्ट पे फोकस करो। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिट देखेंगे। अब देखेंगे हम कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स क्या होती है? तो जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसी तरह से कैपिटल रिसिट है, उसी तरह से कैपिटल रिसिट्स है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? फिक्स्ड असेट पे होने वाला खर्चा, है ना। तो उसी तरह जो रिसीट हो रही है हमें, वो फिक्स्ड असेट की वजह से हो रही है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है, या कैपिटल की वजह से हो रही है, तो उससे हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। लिख लेंगे मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल और फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो उससे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट कहेंगे। इसके एग्जांपल्स लिख लेंगे बच्चा लोग, क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल? यहाँ पे क्या था? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यहाँ क्या आ जाएगा? सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, है ना। या फिर क्या आ जाएगा? इश्यू ऑफ कैपिटल। हमने कैपिटल रेस किया, हमारा आईपीओ लाया, एफपीओ लाया, तो हमने पब्लिक से, जनता से पैसा उठाया है, तो ये क्या? रिसीट हो रही है, लेकिन कैसे नेचर की है? कैपिटल नेचर की है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल रिसीट। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। या हमने किसी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना। क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ओके। फिर सर रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या? मनी रिसीव फ्रॉम करंट एसेट। ये पैसा क्यों आ रहा था? ये हमें नॉन करंट एसेट्स की वजह से आ रहा था। इधर जो पैसा है ये नॉन करंट एसेट्स की वजह से आ रहा है, तो फिर सर रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा? रिसीट तो है सर, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन कहां से? करंट एसेट की वजह से। मनी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एसेट्स, मनी रिसीव फ्रॉम करंट एसेट्स। जैसे कि हमने कुछ गुड्स सेल किया था तो हमें पेमेंट मिला, हमने कुछ गुड्स सेल किया था तो हमें डेटर्स से पैसा हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। हमने कोई गुड्स सेल किया तो हमें पैसा मिला, तो ये क्या है? रिसीट है। लेकिन ये कैसी रिसीट है? ये हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। ये कैसी रिसीट है? ये हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। ठीक है। सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ स्टॉक, ठीक है। इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इतना।
देखो सर, कैपिटल मतलब जिसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर में हो रहा था। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा था जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा था। तो वो कैपिटल, कैपिटल कैसा हो गया, ये लॉन्ग टर्म वाला हो गया। कैपिटल कैसा हो गया, लॉन्ग टर्म वाला हो गया, ठीक है। वेर एज रेवेन्यू कैसा हो गया, शॉर्ट टर्म वाला हो गया। रेवेन्यू कैसा हो गया, शॉर्ट टर्म वाला हो गया, ठीक है। इसके अभी डिफरेंसेस देखेंगे, रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, ये सारी बातें आपको और डिटेल में आएगी। यहाँ तो अभी हमने सिर्फ डेफिनेशंस लिखी है और एग्जांपल्स लिखे, तो आप पहले एक बार डेफिनेशंस और एग्जांपल्स कॉपी कर लीजिए। डेफिनेशंस और एग्जांपल्स कॉपी कर लीजिए। हुआ कॉपी? अच्छा, एक ध्यान में देने वाली बात और है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसके वजह से हो रहा है। करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रेसिट में एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या आ सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट क्यों हो रहा है, करंट असेट्स की वजह से हो रहा है। स्टॉक क्या है अपना, करंट असेट है ना। तो ये क्या है, ये करंट लाइबिलिटीज की वजह से हो रहा है और ये करंट असेट्स की वजह से हो रहा है। इज इट ओके? लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया है? आई होप आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू का फर्क समझ में आ गया होगा। एक बार हम डिस्टिंग्विश भी, डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच में, वो भी एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके, दिस इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, सोच समझ के आंसर्स देना है आपको। अभी हम इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं। ओके, अब पहला डिफरेंस क्या हो सकता है, ईयर ऑफ बेनिफिट। ईयर ऑफ बेनिफिट, हमें कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसकी वजह से बेनिफिट कब होने वाला है, इसी साल में होने वाला है ना। हाँ, सिर्फ इसी साल में बेनिफिट होगा? नहीं साहब, क्या बोल रहे हो, कैपिटल नेचर बोला है आपने तो मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो क्या है, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर में अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो साहब उसे हम बोलेंगे कैपिटल। और रेवेन्यू किसे बोलेंगे, ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर, ठीक है। तो ऐसा खर्चा जिसकी वजह से बेनिफिट सिर्फ इसी साल में होने वाला है उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, यस। नेक्स्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन क्या होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन इन फिनेंशियल स्टेटमेंट लिख लो आप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखाई देंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां देंगे, बोलो मेरे सोनू मोनू, प्यारे प्यारे बच्चों बोलो।
कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ दिखाई देंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ दिखाई देंगे? बैलेंस शीट में। ये कहाँ दिखाई देंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाई देंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखो एक बात ध्यान में लेते हैं, जैसे कि हमने किसी को रेंट पे किया, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये अपनी बैलेंस शीट है, ठीक है। अपन ने किसी को रेंट पे किया है तो वो कहाँ लेते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं रेंट। हमने किसी से गुड्स परचेस किया तो परचेस कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सैलरी पे की, उसको कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। क्यों सर? सर ये तो इसी साल का खर्चा है ना, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, है ना, इसी साल का खर्चा है। लेकिन सर हमने कोई कैपिटल एसेट क्रिएट की, हमने कोई बैलेंस शीट सॉरी हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी है जिसका बेनिफिट हमें 5 साल मिलने वाला है, तो 5 साल मिलने वाला ऐसी कोई फिक्स एसेट हमने 50 लाख की ली, तो क्या वो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर देते हैं क्या? नहीं, उसे हम करते हैं कैपिटलाइज, उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। फिक्स एसेट लिखते हैं हम बैलेंस शीट में 50 लाख, ठीक है। इसका बेनिफिट हमें 5 साल मिलने वाला है, तो फिर इसको क्या करते हैं हम? अलग अलग साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऐसा धीरे धीरे 5 साल में क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एक एक साल में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इससे हम क्या करते हैं? एक बड़ा खर्चा हो रहा है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर ऑन मिलने वाला है, तो उसे हम हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में। उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम अमोर्टाइज करते हैं, उसे हम डेप्रिसिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हमें आगे के टॉपिक्स में समझ में आएगा, बस अभी के लिए इतना समझ लिए। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है जिसको हम मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। बाद में देखते हैं नेचर कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा है, मतलब ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रिकरिंग है ना, हम हर 2-2 महीने में प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, हर 6 महीने में नया बिल्डिंग खरीदते हैं, हर हफ्ते हम नया कार खरीदते हैं, है ना। नहीं साहब क्या बोल रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ये साहब कभी कभार किए जाते हैं, इसमें बहुत सारा रोकड़ा लगता है, तो ये कैसा है? नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं। क्यों रिकरिंग? ये तो अगेन एंड अगेन होता है ना, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदते हैं हम, रॉ मटेरियल तो खरीदते रहते हैं, स्टॉक खरीदते रहते हैं, पेमेंट्स टू क्रेडिटर हमारा चालू ही रहता है, चिंटू को हम सैलरी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रेंट मंथली बेसिस पे करते हैं। तो ये कैसे खर्चे? ये रिकरिंग नेचर के है। ये कैसे खर्चे? ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर है, ओके, यस। नेक्स्ट है नीड। इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करना है? हमें हमारी कैपेसिटी बढ़ानी है, फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी। हमें बड़े लेवल पे बिजनेस करना है। अभी हम 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने नया मशीन लाया जिसकी वजह से हम 50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे। हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। एनहांसमेंट ऑफ आर प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। और ये रनिंग एट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये अभी आपको जब
इस पे ट्रू और फॉल्स या इस पे क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इसका मीनिंग क्या है। रनिंग एट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्यों बोलना है? जैसे कि हम फिक्स एसेट पे कोई खर्चा करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर खर्चे को हम कैपिटलाइज करेंगे, कुछ खर्चे को हम रेवेन्यू भी बोलेंगे। तो वो कौन से खर्चे को रेवेन्यू बोलेंगे अभी हमें ये समझ में आएगा। ऐसा कोई खर्चा जैसे कि हमने हमारी प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयर मेंटेनेंस किया, हमने हमारी प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर मेंटेनेंस किया, तो वो कैपिटल भी हो सकता है, वो रेवेन्यू भी हो सकता है। उसे कैपिटल कब बोलेंगे? अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। अभी तक हम 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, हमने मशीन को कुछ रिपेयर मेंटेनेंस किया, उसके कोई स्पेयर पार्ट्स बदले, जिसके वजह से उसकी इफिशियंसी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी बढ़ गई है। पहले 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी, अब 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। है वो रिपेयर मेंटेनेंस ही, लेकिन उसकी वजह से हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लेकिन कई रिपेयर मेंटेनेंस ऐसे होते हैं जिसके वजह से सिर्फ हमारी कैपेसिटी मेंटेन रहती है, लेकिन हमारी कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। जैसे कि हम पहले भी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और अभी भी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने जनरल नेचर का रिपेयर मेंटेनेंस किया, गाड़ी का नॉर्मल सर्विसिंग करा है, तो वो क्या हो जाएगा? रनिंग एट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, मतलब हमारी कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए किया है, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा यूज हो रहा है? सोच के बताओ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से यूज हो रहे हैं? कैपिटल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो रहा है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। क्या यूज हो रहा है हमारा? अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। ठीक है। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। इसको तो हमने बहुत डाइसेक्शन करके देखा है, बहुत सारे इस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं, 2-3 कम ज़्यादा करके देखा है। प्लांट लिया, क्रेडिट पे लिया, कैश पे लिया, तो असेट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। हमने देखा हर बार क्या हो रहा था, LHS इक्वल्स टू RHS ही आ रहा था, एवरी टाइम LHS इक्वल्स टू RHS ही आ रहा था। तो सर ये किस कंसेप्ट पे ये डिपेंड है? ये है हमारा मैचिंग कंसेप्ट पे, ये डिपेंड करता है मैचिंग कंसेप्ट पे। ठीक है, ओके। देखो जैसे कि अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है अपना पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिर अपन परचेसेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? एक्सपेंसेस लिखते हैं पूरे, और यहाँ पे पूरी इनकम लिखते हैं। यहाँ सेल्स आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों लगते हैं? क्लोजिंग स्टॉक क्या हमारी इनकम है क्या? क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम है क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये मैचिंग कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैचिंग कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने परचेस किया था 1000 यूनिट्स, हमने 1000 यूनिट्स परचेस किया था, तो 1000 यूनिट्स का खर्चा हमने डेबिट कर दिया था, हमने 1000 यूनिट्स का खर्चा डेबिट किया था। लेकिन हमने सेल कितना किया? सिर्फ 600 यूनिट्स ही सेल किया, तो रेवेन्यू जो हमने क्रेडिट की है वो सिर्फ 600 की है, और जो खर्चा बुक किया है वो तो 1000 यूनिट्स का है। ये तो गलत बात हुई ना। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को एट पार लाना है। जितना भी खर्चा लगा है करंट रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उतना ही खर्चा हम डेबिट करेंगे। तो हमने एक्सेस कितना डेबिट किया था? 400 यूनिट्स का एक्सेस डेबिट किया था, तो 400 यूनिट्स यहाँ हमारा क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट क्यों आ रहा है? ये मैचिंग कंसेप्ट की वजह से आ रहा है। ओके, सो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है, इससे आपको और क्लियरिटी आ गई होंगी कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसिट्स के बारे में। तो एक बार इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो। ईयर ऑफ बेनिफिट्स, कैपिटल में क्या है? मोर देन 1 है, काफी समय तक के हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन रेवेन्यू में सिर्फ एक ही साल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल असेट्स कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। नेचर कैसा है? नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग है। नीड क्या है? इंक्रीज करना है कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी मेंटेन करना है, इसमें हमें कैपेसिटी मेंटेन करना है। हाँ, इसमें कैपेसिटी मेंटेन करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा है? अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट है, और इधर कौन सा है? मैचिंग कंसेप्ट है। ओके, चलो जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिखेंगे।
हुआ लिख लिया है आपने? ओके। अब एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। अभी तक हमने सिर्फ इसके कंसेप्ट देखे, अब हम इसकी कुछ स्टेप्स देखेंगे। अगर हम वो स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो हमारे 6-7 मार्क्स पूरे अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। हाउ टू डिटरमाइन कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है, रामबाण इलाज है ये, एकदम रामबाण मंत्र दे रहा हूं मैं आपको। अगर ये जम गया अपने को तो अपना कैपिटल और रेवेन्यू में लाइफ में कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। अगर आपको कोई खर्चा बता दे और पूछ ले कि सर ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो ये 5 स्टेप्स लगा लिए आपने तो डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा। कोई आपको इस टॉपिक में चैलेंज ही नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब कोई भी कर्जा कैपिटल है या रेवेन्यू है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे बिजनेस के नेचर से, उसका हमारे बिजनेस के नेचर से डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट पवित्र रिश्ता है। कैसे देखते हैं। अब मान लो सर हम कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में अपन ने फर्नीचर लिया, ये पोडियम लिया, लैपटॉप लिया, प्रिंटर लिया, प्रोजेक्टर लिया, कैमरा लिया, माइक लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है सर, हमारे लिए फिक्स एसेट है। टेबल है, ये पोडियम है, चेयर है, फर्नीचर है ये, तो फर्नीचर क्या है, ये अपने लिए फिक्स एसेट है। कोई ग्रोसरी स्टोर है, वहां पे टेबल कुर्सी है, फर्नीचर है, तो वो क्या है, फिक्स एसेट है। ओके, आपका ऑफिस है, चार्टेड अकाउंटेंट का ऑफिस है, XYZ एंड कंपनी, तो वो क्या है, वहां पे अगर आप फर्नीचर लेते हो तो वो क्या है, वो आपके लिए होगा फिक्स एसेट। अब जरा ये बताना, अच्छा इसे फिक्स एसेट क्यों कहा सर, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है ना फिक्स एसेट। अब जरा ये बताना, अगर अपना फर्नीचर का ही शॉप है, अगर अपना फर्नीचर का ही शॉप है और अपन अगर फर्नीचर खरीदते हैं, तो ऐसे केस में मेरे दोस्तों ये फर्नीचर क्या हमारे लिए फिक्स एसेट होगा? ये तो अपना डेली रूटीन एक्टिविटी हो गया, फर्नीचर खरीदना है, फर्नीचर बेचना है, फर्नीचर खरीदना है, फर्नीचर बेचना है, तो सर ये तो अपने लिए स्टॉक हो गया। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर हम उसी प्रोडक्ट में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फिक्स एसेट नहीं होगा, वो हमारे लिए स्टॉक होगा। फॉर फर्नीचर बिजनेस फर्नीचर इज स्टॉक, फर्नीचर इज इन्वेंट्री, है ना। वेर एज फॉर अदर बिजनेसेस इट इज फिक्स्ड एसेट, isn't it? It is fixed asset. ओके, सो पहला रामबाण नेचर ऑफ बिजनेस, अगर हमारा वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रोडक्ट है तो वो हमारे लिए तो इन्वेंट्री हुआ ना साहब, है ना। नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अब ये क्या बोलता है कि वो कैसा है, वो रिकरिंग नेचर का है या नॉन रिकरिंग नेचर का है, वो रिकरिंग नेचर का है या नॉन रिकरिंग नेचर का है। अगर वो रिकरिंग नेचर का है साहब तो उसे रेवेन्यू बोल दो, और अगर नॉन रिकरिंग नेचर का है तो उसे हम कैपिटल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। जैसे कि फर्नीचर, अब अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो हम तो फर्नीचर रेगुलर बेसिस पे खरीदते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए,
रेवेन्यू। लेकिन अगर हमारा किराना शॉप है, जनरल स्टोर है या मेडिकल स्टोर है, तो क्या हम फर्नीचर रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं क्या? नहीं, वो नॉन रिकरिंग बेसिस पे होता है। तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो हम नॉर्मल बिजनेस लेते हैं, नॉर्मल बिजनेस में हमने क्या खरीदा है? एग्जाम्पल, परचेज ऑफ स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक, अगर हम स्टॉक खरीदते हैं तो वो रिकरिंग है, स्टॉक हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं तो वो रेवेन्यू हो गया। लेकिन परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं क्या? नहीं, तो कैसा हो गया? वो नॉन रिकरिंग हो गया। कैसा हो गया? वो नॉन रिकरिंग हो गया। इसी का मतलब वो कैपिटल है, इसी का मतलब वो कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमने क्यों इनकर किया है? हमने जो एक्सपेंडिचर है वो क्यों किया है? तो हमने एक्सपेंडिचर मान लो किया है इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हर एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही करते हैं, हर एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही करते हैं। लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ सेम ईयर में इंक्रीज हुई है। अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ सेम ईयर में इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ये तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा? सिर्फ 20 साल के लिए है ना वो, तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू नेचर का हो गया। अगर वो मोर देन 1 ईयर है, अगर वो मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। अगर वो मोर देन 1 ईयर है तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। इज इट ओके? यस। इज इट ओके? यस। नेक्स्ट देखते हैं 4th पॉइंट, इफेक्ट ऑन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इफेक्ट ऑन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, अगर कैपेसिटी अगर मेंटेन रह रही है, कैपेसिटी अगर मेंटेन रहने वाली है तो इसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। इसे हम कहेंगे रेवेन्यू। पहले भी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, आज भी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए रेवेन्यू। पहले भी हमारी एक्टिवा या हमारी हायबुसा 35 का एवरेज देती थी, आज भी 35 का एवरेज दे रही है सर्विसिंग के बाद, तो वो हो गया हमारा मेंटेनेंस, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू। लेकिन हमारा कैपेसिटी बढ़ गया, हम पहले 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, आज 12,000 करने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल नेचर का कहेंगे, उसे हम कैपिटल नेचर का कहेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट है रोल ऑफ असेट। रोल ऑफ असेट वो कैसी है? वो कैसी है? अगर वो फिक्स्ड नेचर की है, अगर वो फिक्स्ड असेट है, अगर फिक्स्ड असेट क्रिएट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल कह देंगे। अगर फिक्स्ड असेट क्रिएट हो रही है तो उसे हम कैपिटल कह देंगे। लेकिन अगर रेवेन्यू असेट करंट असेट क्रिएट हो रही है, जैसे कि स्टॉक आ रहा है, डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। ठीक है, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको खर्चा दिखा दिया जाए और उसमें अगर आप ये 5 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप्स अप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारे रूटीन बिजनेस एक्टिविटी का वो पार्ट है तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। अगर हमारे रूटीन बिजनेस एक्टिविटी का वो पार्ट है तो उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, बाद में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर वो रिकरिंग नेचर का है तो उससे हम रेवेन्यू कहेंगे, नॉन रिकरिंग नेचर का है तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्यों इनकर किया? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ करंट ईयर की बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमारी मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर की बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल। बाद में इफेक्ट ऑन कैपेसिटी, अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, इफ द कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग तो उसे हम कहेंगे कैपिटल।
लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी सिर्फ मेंटेन रह रही है तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। लास्ट हमने देखा रोल ऑफ असेट, अगर उससे फिक्स असेट क्रिएट हो रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल हो जाएगा, और उससे अगर सिर्फ करंट एसेट क्रिएट हो रही है तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो इतना कॉपी कर लो आप, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। मजा आ रहा है अकाउंट्स में? अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ट्रस्ट मी। अकाउंट्स के आप मास्टर बनने वाले हो, अकाउंट्स के सारे कंसेप्ट आपके बॉडी में हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम अकाउंट समझ रहे हैं। अकाउंट्स में आपको 60-70 प्लस लाना है, 75 प्लस मार्क्स लाना है। अकाउंट्स में आप 75 प्लस आसानी से ला सकते हो, और एक पेपर में 75 प्लस आ गए तो बात ही बन जाएगी। आपका मॉरल भी बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आगे के लेवल्स के लिए भी। ओके, लिख के हो गया है? ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये अपना नोट्स है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो टॉपिक अभी अपन ने कंप्लीट किया। तो सारी बातें जो मैंने बताई है वो एकदम डिटेल में लिखी है, सारी बातें डिटेल में, जैसे कि मटेरियलिटी, ये सारे पॉइंट्स जो अभी अपन ने देखे हैं सारे पॉइंट बहुत डिटेल में लिखे हैं। तो आओ एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है, विथ रीजन हमें बताना है। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है और उसे ओवरहॉलिंग की है, ओवरहॉलिंग बोलते हैं ना जनरल भाषा में, ओवरहॉलिंग नहीं होता है वो, ओवरहॉलिंग होता है। तो हमने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है और उसको पूरा रिनोवेट किया, ओवरहॉल किया है।
उसमें जो स्पेयर पार्ट्स चेंज करने थे वो चेंज किए, ऑयलिंग किया, ग्रीसिंग किया, सर्विसिंग किया है, तो ये रेवेन्यू नेचर का हुआ, ये कैपिटल नेचर का हुआ? बोलो, ये रेवेन्यू नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का है? अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करो, ओवरऑल एक्सपेंसेस कैपिटल है या रेवेन्यू है? ग्रेट। ये है सर कैपिटल नेचर का। रीजन, ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डिराइव एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज। कैसा बेनिफिट हो रहा है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, मतलब मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट हो रहा है। हमने नई नई असेट खरीदी है, हमारे लिए वो है भले ही है सेकेंड हैंड, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है, हमारे पास तो पहली बार आ रही है, तो उसे प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का सारा खर्चा हम कैपिटलाइज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर का है। तो ये आंसर है फॉल्स। आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, उसका रीजन भी लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, ऐसा कोई खर्चा जिसकी वजह से हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू है बोलते हैं, वो गलत है, कैपिटल है। हमने कोई खर्चा किया जिसके वजह से हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस कम हुए, तो वो क्या सिर्फ आज के लिए कम हुए क्या? नहीं, हर साल हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे, हर वक्त हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे हम कहेंगे कैपिटल। It may be reasonably presumed that money spent for reducing revenue expenditure would have generated long-term benefit to the entity. It becomes part of intangible fixed asset. It is the form of technical know-how. ये सारी बातें छोड़ दो, बस इतना समझना है हमने ऐसा कोई खर्चा किया है जिसके वजह से हमारे एक्सपेंडिचर्स कम होने वाले हैं, इसी का मतलब प्रॉफिट बढ़ने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ने वाला है, तो इसीलिए वो हो जाएगा कैपिटल नेचर का। लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं तो उसके लिए लीगल फीस लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? बोलो, कैपिटल नेचर का है। क्यों कैपिटल नेचर का है? क्योंकि हम कोई फिक्स्ड असेट क्रिएट कर रहे हैं और फिक्स्ड असेट को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का सारा खर्चा हमने कैपिटलाइज किया था। कौन सा कंसेप्ट था? कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट में पढ़ा था। देखो, बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, है ना। ये खर्चा क्यों हो रहा है? ओनरशिप राइट लेने के लिए, ओनरशिप राइट अक्वायर करने के लिए हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल नेचर का। इसी का मतलब ये ट्रू है। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लांटिव्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, हमारी कोई फैक्ट्री साइट है, उस पर किसी ने केस फाइल कर दिया कि ये हमारी नहीं उसकी है। हमारी कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है या फैक्ट्री साइट है, वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आता है, वो हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर देता है, तो जो केस फाइल करता है उसे प्लांटिफ कहते हैं। कोई भी केस में 2 पार्टी होती है, एक जो केस फाइल कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लांटिफ, और जो केस डिफेंड कर रहा है उसे कहते हैं डिफेंडेंट। तो हमारे अगेंस्ट किसी ने केस फाइल कर दिया कि ये फैक्ट्री बिल्डिंग हमारी नहीं उसकी है, तो वो प्लांटिफ हो गया। तो हम ऐसे ही दे देंगे क्या उसे? नहीं, हम डिफेंड करेंगे, हम भी हमारा एक लॉयर अपॉइंट करेंगे और उस केस को डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई खर्चा जो लॉयर हमने अपॉइंट किया, तो लॉयर की फीस लगेंगी, तो जो लॉयर का खर्चा लग रहा है, जो लीगल फीस लग रही है केस को डिफेंड करने के लिए, वो कैपिटल है या रेवेन्यू है? यस, वो है रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि केस का जजमेंट अगर हमारे फेवर में आ जाता है तो हम जीत जाते हैं, लेकिन इसका हमारे कैपिटल असेट पे कोई असर गिर रहा है क्या? हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है क्या? हमारी तो पहले भी फैक्ट्री चल रही थी, आज भी फैक्ट्री चल रही है, पहले भी 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, आज भी 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या? इंक्रीज इन कैपेसिटी हो रही है क्या? नहीं, ये तो क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा जो लीगल टाइटल था वो मेंटेनेंस का खर्चा आ गया, लीगल टाइटल को मेंटेन करके रखने का खर्चा आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा। तो वो फॉल्स है, वो क्या है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है वो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लगता है पब्लिक? कोई स्पेयर पार्ट चेंज करने का खर्चा कैपिटल है क्या?
ऑब्वियस ही बात है सर, रेवेन्यू है। क्यों? ये तो सिर्फ मेंटेन कर रहा है ना, हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए ये खर्चा लग रहा है सर, इसलिए ये रेवेन्यू है, ये फॉल्स है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। हमने कोई ओल्ड मशीनरी खरीदी, उसे पेंटिंग डेंटिंग किया, प्लम्बिंग किया उसमें, तो ये क्या है? कैपिटल है। ये पहले वाले जैसा ही है, ओवरऑलिंग जैसा ही है, तो ये कैपिटल है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन, सेवेंथ क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि हमने कोई सिनेमा हॉल के लिए, हमने सिनेमा हॉल का लाइसेंस लेने के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है, हमने सिनेमा थिएटर चालू करना है तो उसके लिए लाइसेंसिंग लगता है, तो वो लाइसेंसिंग का खर्चा क्या है? तो वो है कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खर्चा है, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट, amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema hall। मान लो कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई फ्लैट बना रहे हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या सिनेमा हॉल बना रहे हैं, तो वो जब हम बनाते हैं तो कोई भी आप रास्ते से गुजरते हो, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट शुरू होती है, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको हट्स दिखते हैं, छोटे छोटे घर दिखते हैं, तो वो टेम्पररी होते हैं। तो वो जो घर बनाने का खर्चा है और उन घर को डेमोलिश करने का खर्चा है, वो कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल है। क्यों? वो खर्चे कैसे? इंसिडेंटल खर्च है। किसके इंसिडेंटल खर्च है? हम जो बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग कैपिटल नेचर की है, और उस बिल्डिंग बनाने के लिए वो खर्चा जो हट्स है वो नेसेसरी है ना, तो वो जो वर्कर्स है, लेबर्स है, वो रहेंगे कहाँ? तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। वो खर्चा क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 7-8 एग्जांपल्स देखे हैं। आई होप आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नींद में भी अगर आपको कोई सेंटेंस दे दे, ट्रू फॉल्स, कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो भी आप बता पाओगे। सो हियर आई एम, सीए रौनक अग्रवाल, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।